दूसरे अभिषेक के पास, यानी कि अभिषेक गाव शिंदे के पास। और दरअसल अगर आप देखेंगे तो एक आईपीओ आया है और वो है एसएमई का आईपीओ। इसका नाम है डिवाइन हीरा। इसका आईपीओ जो है वो आज से खुल रहा है और 19 तारीख को इसका आईपीओ बंद होने वाला है। करीब करीब स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो 90 रुपये का जो है वो इशू प्राइस इस कंपनी ने रखा है और कंपनी का जो ओवरऑल इशू साइज है वो ऑलमोस्ट 32 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो ये तो आईपीओ के डिटेल्स मैंने आपको बता दी। और कंपनी का जो मार्केट कैप होगा, अगर पूरा हो गया आईपीओ भर गया और उसके बाद लिस्टिंग हुई ढंग से, तो 117 करोड़ रुपए के आसपास का ये मार्केट कैप होगा। लेकिन ये कंपनी करती क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आईपीओ में पैसा लगाने के पहले तो सबसे पहले यही समझना रहता है कि ये कंपनी करती क्या है और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। और अभिषेक गाव शिंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये सब बताने के लिए, हमारे हेड ऑफ रिसर्च। अभिषेक, आपने तो इस कंपनी को पूरी तरह से अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ा होगा। इसका नाम तो है दिव्य हीरा, राइट? डिवाइन हीरा का मतलब होता है दिव्य हीरा। तो ये दिव्य हीरा करता क्या है? देखिए, जैसे कि आपने नाम ही बताया डिवाइन हीरा, तो उससे बेसिकली लगता है कि ये कंपनी जो है सोने चांदी के व्यापार से जुड़ी हुई है। पर इसके बिजनेस मॉडल में एक चीज़ डिफरेंट है कि आमतौर पे हम जो सोने चांदी से जुड़े हुए कंपनी को देखते हैं वो एक ज्वेलर्स होते हैं जिनकी दुकान होती है जहाँ पे आम ग्राहक जाता है और सोने चांदी के प्रोडक्ट्स लेता है। पर इस कंपनी में डिफरेंट ये है कि ये कंपनी जो है B2B बिजनेस मॉडल फॉलो करती है और B2B बिजनेस मॉडल भी के साथ साथ जो इसकी सोर्सिंग होती है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होती है। तो इसको मैं ऐसे समझाऊं कि ये कंपनी जो है कि थर्ड पार्टी प्लेयर से प्रोडक्ट्स बनवाती है, उस प्रोडक्ट्स को बड़े इंस्टीट्यूशनल जो ज्वेलर्स हैं या कॉर्पोरेट्स हैं उनको बेचती है। तो पूरे मामले में अगर आप देखें तो हालांकि नाम से लगता है कि ये सोने चांदी से जुड़ी हुई कंपनी है, पर अगर इसके बिजनेस मॉडल को अगर क्लोजली आप देखें तो आपको एक कंपनी कैसी लगेगी जो होलसेल ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है। पिछले साल कंपनी ने करीब करीब 183 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, बट उसका प्रॉफिट महज 1.5 करोड़ था। तो जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि सोने चांदी से जुड़ी हुई कंपनी इतना कम मुनाफा, उसका मुख्य कारण यह है कि ये कंपनी जो है होलसेल रिटेलर के रूप में काम कर रही है, कहीं से माल बनवा रही है और किसी और को बेच रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो ऐसे होलसेल कारोबार में है, उसके बावजूद भी इसकी ग्रोथ को लेकर चिंताएं खड़ी हो रही हैं। ये आप कहना चाह रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है इस बीच में। अगर आप मुंबई शहर से परिचित है तो ये कंपनी जवेरी बाजार से ऑपरेट करती है। बिल्कुल, वो तो गोल्ड का सबसे बड़ा बाजार है, जवेरी बाजार है। ऐसे हार्डली कोई होगा सोने का खरीदार जो शायद नहीं जानता हो जवेरी बाजार को। तो हमारे जो सूत्र बताते हैं कि ये जो कंपनी जिस तरह का बिजनेस मॉडल फॉलो कर रही है, हाँ। इस तरह की हो सकती है कि कई सारी कंपनियां जवेरी बाजार में हो। बिल्कुल, तो हाँ। एक चीज यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट निकल कर आती है कि ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है जो कि एक इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें इसके बिजनेस मॉडल में जो की थिंग है वो ये है कि ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। अगर आपको आपका जो सप्लायर है उसको आपको इमीडिएट पेमेंट करना पड़ता है, हाँ। आपका जो कस्टमर है उसको आप क्रेडिट देते हैं, इस बीच में जो फंडिंग होता है वो आपको जुगाड़ना होता है। अगर आप देखें इस आईपीओ में जो 30-32 करोड़ का आईपीओ है उसमें से करीब करीब 60% फंड जो है कंपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए यूज करने वाली है। अच्छा। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो कि एक शॉर्ट टर्म फंडिंग होती है, हाँ। उसके लिए अगर किसी कंपनी को आईपीओ लाना पड़ रहा है तो आने वाले एवरी ईयर में आपको जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आप कैसे तो रेड फ्लैग हुआ प्रशांत। 42 करोड़ का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है FY25 का, उसमें से 19 करोड़ की फंडिंग सिर्फ आईपीओ से हो रही है। और इस जैसी कोई कंपनी है नहीं ऑलरेडी लिस्टेड, है ना? ऐसी कंपनियां अगर है, ये जो व्यवसाय है हीरे और सोने चांदी का, अगर आप देखें तो पिछले साल करीब करीब 3,60,000 करोड़ से ऊपर का व्यवसाय हुआ था। अच्छा। उसमें एक ये छोटी सी कंपनी 1,83,000 करोड़ की, तो वहाँ 1,83 करोड़ की, उस पैमाने पर देखें तो ये बहुत बड़े ओशियन में एक बहुत छोटा सा सीप। और अगर मुझे जेम्स एंड ज्वेलरी में एक्सपोजर लेना ही है तो मैं टाइटन में क्यों ना लूं? ये एक सवाल हो सकता है कि अगर जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट में हमें देखना है तो हम कौन सी और, लेकिन आमतौर पे अभिषेक जी एक चीज होती है, मतलब आईपीओ किसी भी कंपनी का है, रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में दिलचस्पी जग जाती है। हाँ, तो ऐसे में सबसे अहम सवाल तो यही है कि निवेशक क्या करें, दूर रहें। यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपने जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट की बात की, बट मैं तो कह रहा हूँ कि ये कंपनी जो है इसका की काम जो है, की ऑपरेशन है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने वाली कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो या तो बैंक के पास जाएगा, आईपीओ लाएगा या कहीं और से अरेंज करेगा। ये कितनी बार इस तरीके से फंडिंग का अरेंजमेंट आम निवेशक इसके लिए करते रहेंगे? पहला कंसर्न ये, बहुत बड़े ओशियन में एक छोटी सी कंपनी है। और तीसरी अहम बात ये है कि ये कंपनी अपनी तरफ से कुछ भी बनाती नहीं है। तो आपका अगर जनरली होता है कि ये एसएमई सेट का सेगमेंट का आईपीओ है, यहाँ पर हम देखते हैं क्या ये कंपनी डिसरप्टर है? नहीं। क्या ये कंपनी को रिवॉल्यूशन ला सकती है?
नहीं। क्या इस कंपनी का कोई पास्ट ट्रेंड है जो ये कहता हो कि ये कंपनी आगे चल के बहुत बड़ी कंपनी हो पाएगी? तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि 25 साल से कंपनी अगर मार्केट में है और उसके बावजूद अगर ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, तो इस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के आधार पर हम अगले 3 या 5 साल का अगर व्यू लेना चाहें तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ऐसी जगह पर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा डीप डाइव करना चाहिए, बिल्कुल। बहुत स्ट्रॉन्ग ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए और बहुत ही अच्छे और एक्सपीरियंस्ड सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट और एक्सपर्ट हैं उनकी राय के बाद ही इस तरह के स्टॉक्स में जाना चाहिए। कॉशन वापरनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है कई सारे एसएमई आईपीओ उसी में आ रही थी, बिल्कुल, क्योंकि रेगुलेटरी की भी गाज जो है एसएमई आईपीओ पर गिरी हुई है और ऐसे बहुत सतर्कता और आपको जो है सावधानी से आगे बढ़ने की सलाह भी है और इसीलिए हम ये खास पेशकश भी लेकर आए हैं। तो मुझे अगर आप 3 थंब रूल्स बताएं एसएमई आईपीओ में अगर आपको पैसे लगाने हैं, तो 3 अहम बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो कौन सी होंगी? सबसे पहले तो अगर कंपनी का कोई यूनिक बिजनेस मॉडल है, से फॉर एग्जांपल कोई नीश एरिया है जहां पे कोई कंपनी के पास कोई टेक्नोलॉजी है और उसको फंडिंग की जरूरत है जिसके द्वारा उस टेक्नोलॉजी से वो बिजनेस को बड़ा कर सके। दूसरा ये है कि उसके पास ऐसा टैलेंट हो जो कि बाजार में इजीली अवेलेबल नहीं हो। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि उसके जो बिजनेस के जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनकी इंटीग्रिटी हो, उनका एक नाम हो या उनकी पुरानी काबिलियत हो जिसके आधार पे हम कह सकें कि ये कंपनी को आगे ले जा सकेंगे। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी की अगर आप बात करें तो अक्टूबर 24 में इस कंपनी में केवल 9 लोग थे। बिल्कुल। अब इसको 2 तरीके से देख सकते हैं कि ये कंपनी अगर केवल 9 लोगों पर डिपेंडेंट है, उनमें से एक ने भी अगर कंपनी छोड़ दी तो कंपनी का क्या होगा? और अगर इस तरह की कंपनी को केवल 9 लोग ही चला सकते हैं तो कोई भी 9 लोग मिलकर क्या कंपनी खड़ी नहीं कर सकते। इस तरीके से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह के आईपीओ पर विश्वास जगाना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल को देखे तो क्लियर वर्ड है, आप ऐसे कंपनियों से दूर रहे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल, फाइनेंशियल तो यही कह रहे हैं कम से कम। डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल से हमारी इस बेहद खास पेशकश में दर्शकों को काफी कुछ समझ में आया हो और इसी तरह की एसएमई आईपीओ को लेके लगातार हम ये पेशकश आपके पास लेकर आएंगे जहां पर आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा हमारे रिसर्च एनालिस्टों की तरफ से भी और गेस्टों की तरफ से भी। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, और हमें भी इजाजत दें क्योंकि शेयर बाजार सबका अधिकार में इस पेशकश को तो यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन रुकिए